नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों एमपीपीएससी की जो क्लासेस हैं उनमें लगातार हम जो है फ्री टेस्ट सीरीज़ के लिए अभी जो सेटअप शुरू किया है उसमें महावीर की जो बुक है उसमें अध्यायवार क्रम से हम लेकर आए हैं इन सभी प्रश्नों को। इनको एक बार जल्दी से जल्दी हम इसे कंप्लीट करें ताकि हम अगले सेशन में आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ के अगले मुकाम तक पहुँचा सकें। तो इसके लिए शुरू किया हुआ ये चैप्टर आप सभी को कितनी मदद करता है इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष कौन सा पाया जाता है? तो अपने मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से होते हैं? जिससे सागौन, साल, बांस, शीशम, ये सभी प्रकार के वृक्ष जो हैं पाए जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? इसमें जो सागौन के वृक्ष हैं वो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर सागौन के वृक्षों की बात करें तो देखिए होशंगाबाद के जो जंगल हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हैं। मतलब कुल वन क्षेत्रफल के 17.8% भाग पर सागौन पाया जाता है। जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, धार जिलों में ये स्थित है। सागौन की लकड़ी इमारती लकड़ी का उपयोग के रूप में आती है और इससे बना फर्नीचर हल्का और मजबूत होता है तथा होशंगाबाद की बोरी घाटी सागौन के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा कि होशंगाबाद की बोरी घाटी क्या है, सागौन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में देश के कुल बाघ संख्या कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं? तो देखिए बाघों की संख्याओं को लेकर जो है वो डाटा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में देश के कुल बाघों की संख्या 22% बाघ पाए जाते हैं। उसमें सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है, जबकि सर्वाधिक घनत्व वाला जो उद्यान है वो बांधवगढ़ है। हालांकि पर्यावरण और वन्य पर्यावरण के अनुसार होशंगाबाद, बैतूल, नर्मदा नदी के उत्तरी घाट और कान्हा किसली के में भी बाघों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है, ऐसा जो है वो चैप्टर कहता है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कठीवाड़ा में राष्ट्रीय अभयारण्य बनाने की स्वीकृति दी है। कठीवाड़ा किस जिले में स्थित है? तो जो कठीवाड़ा है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की तहसील कठीवाड़ा में 90 किलोमीटर के क्षेत्र में राष्ट्रीय अभयारण्य बनाया जाएगा। अभयारण्य की स्वीकृति मिलते ही वन विभाग ने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कठीवाड़ा को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये कहाँ है? अलीराजपुर। ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है ना, तथा इसकी लंबाई जो है 543 किलोमीटर और इसकी स्थापना जो है 1981 में होशंगाबाद में की गई थी। तो किसके लिए है? कृष्ण मृगों के लिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है पशु पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंध के पर्णपाती वन सामान्य 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, 50 से 100 सेंटीमीटर। सॉरी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की निम्न में से क्या विशेषता नहीं है? तो देखो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। जल की कमी होने के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इसके लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु अपनी पत्तियां ये गिरा देते हैं। ठीक है। मंडला, बालाघाट, सीधी एवं शहडोल जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल आदि पूर्वी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। इसी कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि जो वर्षा होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है। कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर की होती है। तो यहाँ पे जो पाए जाने वाले वन है वो उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल। ठीक है। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर इत्यादि क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर इत्यादि क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इसमें जो वर्षा होती है औसतन 55 से 75 होती है, यानी कि औसतन कम होती है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर इत्यादि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। निम्न में से किन स्थानों पर 50% से अधिक वन हैं? तो मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा एवं बालाघाट क्षेत्रों में 50% से अधिक वन है। तो होशंगाबाद और हरदा, खंडवा, बैतूल, बालाघाट, इन सभी जगह का आंसर 50% से अधिक वन यहाँ पाए जाते हैं। अगला आता है मध्य प्रदेश में उन भागों में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा क्या होती है? जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है ना। जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से
कम वर्षा होगी वहाँ पे कटीले वन पाए जाएंगे। ठीक है ठीक है, ये बता दिया। कौन सा जिला शुष्क कटीले वनों से संबंधित नहीं है? तो जो शुष्क कटीले वन जहाँ पाए जाते हैं, वर्षा जहाँ कम होगी 75% से कम, तो ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, मंदसौर आदि जिलों में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। वनों का शासकीय वर्गीकरण का आधार निम्न में से क्या है? तो देखो, वनों का शासकीय वर्गीकरण संरक्षित वन, आरक्षित वन एवं अवर्गीकृत वनों में किया गया है। तो किस में किया गया है? संरक्षित, है ना, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वनों में किया गया है। तो इसमें किस में नहीं किया गया है? तो वो है वर्गीकृत वन। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है? तो जो मध्य प्रदेश के संरक्षित वनों पर पूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है और ये जो है 33% है। किन वनों में वृक्षों को काटने के साथ पशुचारण पर भी पूर्ण रोक टोक है? तो वो है आरक्षित वन 65% है और इस क्षेत्र पर सरकार के नियम अत्यंत कठोर होते हैं और इन क्षेत्रों पर वृक्ष काटने के साथ पशुचारण पर पूर्णतः रोक होती है। ये वन जो है वो 65% होते हैं। सागौन वृक्ष का बाहुल्य किन जिलों में है? तो सागौन वृक्ष का बाहुल्य किन जिलों में है? वो जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल और सागर जिलों के मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, है ना। मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना 1995 में शुरू हुई और इस परियोजना में वनों के संरक्षण हेतु विस्तृत नियम बनाए गए थे। मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना मध्य प्रदेश में किसके आर्थिक सहयोग से प्रारंभ हुई? तो मध्य प्रदेश में जो आर्थिक योजना है वो विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई। ठीक है, सागौन के लिए औसतन वर्षा जो है वो होती है 75 से 125 सेंटीमीटर मतलब अच्छी होती है, मानी जाती है। सागौन के वृक्ष किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं? तो ये सामान्यतः काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। साल के वृक्ष प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं? तो जो साल के वृक्ष हैं वो अधिकतर बघेलखंड प्रदेश में लाल पीली मिट्टी में अधिकतर पाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। साल के वन अत्यधिक सघन होते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा कितने सेंटीमीटर के आसपास होती है? तो ये जो है कि ये 125 सेंटीमीटर से अधिक, है ना, 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में साल के वृक्ष अत्यंत सघन आकृति के पाए जाते हैं। साल के वृक्ष की लकड़ियों का उपयोग मुख्यतः किया जाता है किस जगह पे किया जाता है? तो देखिए, साल के वृक्षों का उपयोग जो है वो रेलवे स्लीपर बनाने के लिए किया जाता है। बांस के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा लाभदायक होती है? तो बांस के लिए कम वर्षा वाले क्षेत्र यानी कि 75 सेंटीमीटर से कम वाले या 75 से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले जो हैं बांस वहाँ होते हैं। बांस का मुख्य उपयोग क्या है? तो बांस का जो मुख्य उपयोग है वो है कागज बनाने में। आगे बढ़ते हैं। बांस से अखबारी कागज बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो बांस से अखबारी कागज बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में नेपा नगर में है। किन स्थानों पर बांस पाया जाता है? तो प्रदेश में मुख्यतः बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर इत्यादि जिले में बांस पाया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी। बांस एक सघन घास है ना। तो बांस क्या है? एक प्रकार की घास है। निम्न में से किन जिलों में जंगल से खैर की लकड़ी प्राप्त होती है? तो खैर की लकड़ी मुख्यतः शिवपुरी, श्योपुर आदि जिलों में मिलती है। तो गुना, शिवपुरी, श्योपुर, उसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। खैर वृक्ष से संबंधित निम्न तथ्यों से में क्या सत्य है? तो खैर वृक्ष मुख्यतः चर्म शोधन, पाचन की औषधि एवं कत्था बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है इसका उपयोग चर्म शोधन के लिए भी होता है, पाचन के लिए औषधि के रूप में भी होता है और इससे कत्था बनता है। यह वस्तुतः रंगाई के काम में आता है। तो ये जो है इसमें असत्य क्या हो जाएगा? इसमें रंगाई के काम में आता है, ये असत्य हो जाएगा। बाकी तीन जो है वो सही हैं।
मध्य प्रदेश में लाख बनाने का एकमात्र कारखाना जो है उमरिया ज़िले में है। कहाँ पर है? उमरिया ज़िले में लाख बनाने का कारखाना है। लाख मुख्यतः किन वृक्षों से प्राप्त होता है? तो लाख के लिए पलाश, कुसुम, अर्जुन आदि वृक्षों से पाया जाता है या इससे प्राप्त होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में हर्रा अन्य राज्यों को भी भेजा जाता है। इसका मुख्य उपयोग क्या है? तो हर्रा मुख्यतः चर्म शोधन के लिए प्रयोग होता है एवं छिंदवाड़ा, बालाघाट, श्योपुर जिलों में पाया जाता है। तो इसका मुख्य उपयोग क्या है? चर्म शोधन में हर्रा का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन किस प्रजाति के हैं? तो जो हैं अपने यहाँ सबसे ज़्यादा सागौन प्रजाति के वन 17.8% हैं। भिलावा किस वस्तुओं को बनाने के उपयोग में आता है? तो भिलावा यानी कि मार्केटिंग नट का उपयोग सामान्यतः स्याही और पेंट बनाने के लिए उपयोग में आता है। भिलावा से स्याही एवं पेंट बनाने के का प्रदेश में एकमात्र कारखाना कहाँ पर है? तो भिलावा से स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में है और भिलावा एक जहरीला पदार्थ है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा छिंदवाड़ा। लाख होता है, लाख क्या होता है? लाख कीट से उत्पादित द्रव है जो मुख्यतः शीशम बबूल के पौधों से प्राप्त होता है। तो ये एक प्रकार का पेड़ से बहने वाला नहीं सॉरी कीट से उत्पादित पदार्थ है। क्या है? लाख कीट से उत्पादित एक द्रव है। गोंद बनाने के अलावा किन किन उद्योगों में काम आता है? तो गोंद खाने के अलावा किन किन उद्योगों में काम आता है? तो गोंद खाने के अलावा पेंट उद्योग, प्रिंटिंग उद्योग, दवा व कॉस्मेटिक उद्योगों में काम आता है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को भोपाल में हुई। ऑप्शन हो जाएगा 1975, 24/1975 और डी ऑप्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के कार्य का उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य के कार्य का उद्देश्य जो है वो है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के मुख्य कार्य वनोपज का आर्थिक दृष्टि से दोहन करना, लुगदी, पेपर व इससे संबंधित उद्योगों के लिए साधनों की व्यवस्था, काष्ठ आधारित उद्योगों हेतु कच्चे माल की व्यवस्था आदि सभी शामिल हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में से मध्य प्रदेश एक कहाँ है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में से एक जबलपुर मध्य प्रदेश में है। पहला वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में किस सन में स्थापित हुआ? तो पहला वन राज्यिक महाविद्यालय 1979 ऑप्शन सी बालाघाट में स्थापित किया गया। यहाँ रेंजरों को प्रशिक्षण किया जाता है या दिया जाता है। प्रदेश का दूसरा वन राज्यिक महाविद्यालय 1980 में कहाँ आरंभ किया गया? तो प्रदेश का दूसरा वन राज्यिक महाविद्यालय वर्ष 1980 में बैतूल में आरंभ किया गया। वनपालों एवं वन रक्षकों की स्थानीय वन विद्यालयों स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाता है, यह कहाँ पर नहीं है? तो वनपालों एवं वन रक्षकों को प्रशिक्षण देने का कोई वन विद्यालय मुल्ताई में स्थित नहीं है। तो लखनादौन, शिवपुरी और अमरकंटक में है पर मुल्ताई में नहीं है। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कितने प्रतिशत किया गया है? तो मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वनों का एवं वनोपज के व्यापार का 100% राष्ट्रीयकरण 1970 में कर दिया गया है। सामाजिक वानिकी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? तो देखिए, सामाजिक वानिकी परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1976 में हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य वनीकरण के कार्य का जन आंदोलन बनाना है। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन एवं वनाच्छादित क्षेत्रफल कितना है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन एवं वनाच्छादित क्षेत्रफल 77,414 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 77,414। देश का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो देश का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन बी। वन नीति के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की कुल भूमि का कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र में होना चाहिए? तो नई वन नीति जो 16 जून 2006 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के कुल भूमि का 33.3% क्षेत्र वन क्षेत्र में आना चाहिए, है ना। तो नई नीति के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में कुल भूमि का 33.3% वन क्षेत्र में आना चाहिए।
विकेंद्रीकृत रोपण योजना के अनुदान हेतु प्राथमिकता किससे दी जाएगी? तो विकेंद्रीकृत रोपण योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को क्या है जो है प्राथमिकता दी जाएगी। आगे आते हैं, अवैध कटाई एवं शिकार को रोकने के लिए स्ट्राइक फोर्स कहाँ है? तो अवैध कटाई एवं शिकार को रोकने के लिए स्ट्राइक फोर्स की व्यवस्था भोपाल सागर में है। लोकवानिकी योजना निजी क्षेत्रों में वनोपज को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 5 जिलों में की गई। लोकवानिकी योजना जो है वो 5 जिलों में लागू की गई है बढ़ावा देने के लिए वनोपज को। जबलपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो जबलपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना केंद्र के अंतर्गत की गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा तृतीय योजना यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जबलपुर में वन विद्यालय की वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। वनों पर आधारित उद्योग पर जोर किस योजना के तहत दिया गया है? तो वनों पर आधारित उद्योगों के विकास पर 7वीं पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दिया गया है, यानी कि वनों पर आधारित उद्योगों पर जोर जो है 7वीं योजना के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू होते हैं? तो मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 से लागू था और इसके तहत राज्य में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रशिक्षण सुविधा जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है और यह मंडला जिले में स्थापित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव है तो वो है हमारे यहाँ पर जो चीतल जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव चीतल है। पार्क इंटरप्रिवेंशन योजना किस राष्ट्रीय उद्यान से में लागू की गई? तो अमेरिका के नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क इंटरप्रिवेंशन योजना कान्हा किसली मंडला उद्यान से लागू की गई। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शिवपुरी आगरा मुंबई NH3 में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई। माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र कितना है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र 337 वर्ग किलोमीटर है और इस उद्यान में जॉर्ज कैंसल नामक भव्य पहाड़ी भवन है। हॉलो घाटी एवं बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती हैं? तो हॉलो घाटी एवं बंजर घाटी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती हैं और ये प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उमरिया में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा प्राप्त है। जॉर्ज कैंसल नामक भव्य भवन एवं संख्या सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो जॉर्ज कैंसल भवन एवं सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है एवं इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो कान्हा किसली मंडला में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है? स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है तो 940 स्क्वायर किलोमीटर में यानी कि वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता हैं, इसके जो ऑप्शन हो जाएगा 65वें का वो है के फारसायत हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता हैं। हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक जे फारसायत द्वारा लिखी गई और इस पुस्तक में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन है। वाइल्ड एनिमल्स इन सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक उनबर ब्रांडेर ने लिखी हुई है। तो उनबर ब्रांडेर जो है उनने जो है वाइल्ड एनिमल सेंट्रल इंडिया लिखी हुई है और जे फारसायत ने जो बुक लिखी वो है हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो ऐसे ही दो बुकें, हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया वो जे फारसायत ने लिखी और वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया जो है वो उनबर ब्रांडेर ने लिखी।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था और अब ये जो है वो वर्तमान में उमरिया जिले में आता है। तो पूर्व में ये किस जिले में आता था? शहडोल में, और अब वर्तमान में ये उमरिया जिले में आता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रति 8 वर्ग किलोमीटर पर एक बाघ पाया जाता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 8 वर्ग किलोमीटर में बाघ पाया जाता है। पूरे भारत में बाघों की सर्वाधिक घनत्व यहीं पर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया। ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कीन नदी के किनारे स्थित है। यह उद्यान सरीसृपों के लिए विख्यात है। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो पादप एवं जीवाश्म के लिए फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में स्थापित है और यह देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वन विहार भोपाल में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान शहर के बीचों बीच स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद जिले में आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में आता है और यह उद्यान मध्य प्रदेश के टाइगर प्रोजेक्ट में से एक है। खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए कौन से अभयारण्य हैं? तो खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए सैलाना व सरदारपुर अभयारण्य बनाए गए हैं। सैलाना अभयारण्य रतलाम, जबकि सरदारपुर धार में स्थित है। तो सैलाना अभयारण्य जो है वो रतलाम में है, सैलाना रतलाम में है और सरदारपुर धार में है। तो सरदार धार, है ना, सरदार धार दोनों एक ही जैसे लगते हैं। तो धार सरदारपुर जो है वो अभयारण्य जो है वो धार में स्थित है। सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु कौन सा अभयारण्य है? तो सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु करेरा व घाटी गांव अभयारण्य आरक्षित किए गए हैं। करेरा शिवपुरी में है, जबकि घाटी गांव ग्वालियर में है। गांव ग्वालियर, शिवपुरी, करेरा। घड़ियाल एवं जल जीवों के लिए निम्न में से कौन सा अभयारण्य एवं संरक्षण प्रदान करता है? घड़ियाल एवं जल जीवों के लिए केन व सोन अभयारण्य संरक्षण प्रदान किए गए हैं। केन घड़ियाल छतरपुर पन्ना, सोन घड़ियाल जो है केन घड़ियाल छतरपुर पन्ना और सोन घड़ियाल जो है वो सीधी शहडोल जो है इनके संरक्षण के लिए हैं। तो घड़ियाल एवं जल जीवों के लिए केन व सोन अभयारण्य में संरक्षण किया गया। तो केन नदी में जो है घड़ियाल रखे गए हैं, ये छतरपुर पन्ना जिले में आता है और सोन नदी सीधी शहडोल में आती है। यहाँ पर घड़ियाल, केन और घड़ियाल जो है तो छतरपुर, केन जो है छतरपुर पन्ना जिले के अंतर्गत आता है, सोन सीधी शहडोल के अंतर्गत घड़ियालों को संरक्षण दिया गया है। नौरादेही अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसको अपन कहेंगे सागर जिले में है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। नरसिंहगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? तो नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजगढ़ जिले में है। पचमढ़ी अभयारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो पचमढ़ी अभयारण्य सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और यह जो है होशंगाबाद जिले में है। इंदौर स्थित अभयारण्य का क्या नाम है? तो इंदौर में जो स्थित है वो अभयारण्य कौन सा है? इंदौर में स्थित अभयारण्य का नाम है रालामंडल। इंदौर रालामंडल अभयारण्य इंदौर में स्थित है और ये सर्वाधिक छोटा अभयारण्य है। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं। बांधवगढ़, कान्हा-किसली, पेंच, सतपुड़ा, संजय एवं पन्ना। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित हैं टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। बांधवगढ़, कान्हा-किसली, पेंच, सतपुड़ा, संजय और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया? तो कान्हा-किसली को राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में 1974 में शामिल किया गया, 1974। इस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क स्थित है जहां सांप व रेंगने वाले जंतु पाए जाते हैं। पन्ना टाइगर राष्ट्रीय उद्यान रेप्टाइल के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया, जहां पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं और यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देश में प्राणियों के संवर्धन व संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो देश में प्राणियों के संवर्धन व संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इंगल, प्रोजेक्ट एलिफेंट आदि चलाए जा रहे हैं। सॉरी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस पशु की संख्या बहुत है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों यानी कि काले हिरणों की जो संख्या सर्वाधिक है। किस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भी है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, पेंच।
बारहसिंगा को कब राजकीय पशु घोषित किया गया? तो बारहसिंगा को 1 नवंबर 1981 को राजकीय पशु घोषित किया गया और ये जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी साये बुलबुल है ना, जिसे दूधराज भी कहते हैं। इसको कहा जाता है दूधराज या साये बुलबुल कहा जाता है। दूधराज को मध्य प्रदेश की किस वर्षगांठ पर राजकीय पक्षी घोषित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर दूधराज को राजकीय पक्षी घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का निम्न में से राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का जो वृक्ष है वो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की किस वर्ष घोषणा की गई, जिसमें वन्य प्राणियों व पक्षियों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की 24 अक्टूबर 1989 को घोषणा की गई, जिसमें वन्य प्राणियों एवं पक्षियों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। तो ये कब हुआ? 24 अक्टूबर 1989 में घोषणा की गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की 24 अक्टूबर 1989 को घोषणा की गई। इसमें वन्य प्राणियों एवं पक्षियों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। संभवतः चातक प्रदेश में कहाँ से आता है? तो चातक पक्षी संभवतः अफ्रीका महाद्वीप से प्रवास के लिए प्रदेश में आता है। चातक पक्षी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से आता है। प्रदेश में निम्न में से सबसे अधिक कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो प्रदेश में सबसे अधिक जो पक्षी पाए जाते हैं वो हैं तीतर बटेर। प्रवासी पक्षियों की सर्वाधिक संख्या किस मौसम में होती है? तो मध्य प्रदेश में प्रवासी पक्षियों की संख्या सर्वाधिक शीतकाल में होती है। विंग फ्लोवर पक्षी प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो विंग फ्लोवर पक्षी मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में पाया जाता है। जुई बुलबुल जो कि एक पहाड़ी पक्षी है कहाँ पाया जाता है? तो जुई बुलबुल जो कि एक पहाड़ी पक्षी है वो पचमढ़ी क्षेत्र में पाया जाता है। प्रदेश में विलुप्त होने वाले पक्षी जो आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं वो प्रदेश में घुघू, लाल बगुला है ना, नौरंग, सोहन चिड़िया, खरमोर, तीतर बटेर आदि पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो ये ऑप्शन डी है ना। मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कंटीले वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार अर्थात ग्वालियर, श्योपुर आदि जो है वो कंटीले वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 ऑप्शन ए की मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन विभाग के अंतर्गत किया गया। इसका उद्देश्य इको पर्यटन की संभावनाओं की पहचान एवं सुविधाओं का विकास, प्रदेश में विकसित एवं प्रसारित इको पर्यटन सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वर्गीकृत करना, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के प्रचार प्रसार एवं विपणन का कार्य करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष से गिद्ध गणना प्रारंभ की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने 16 जनवरी 2013 से गिद्ध गणना प्रारंभ की, जिसमें 867 गिद्ध पाए गए, जिनमें 160 यानी कि 160 प्रवासी गिद्ध तथा 48 चिन्हित शामिल हैं। पार्क में भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली 9 प्रजातियों में से 7 प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं। एशियाई सिंहों को शेरों को बसाए जाने की योजना किस अभ्यारण्य में चलाई जा रही है? तो एशियाई शेरों को बसाए जाने की योजना पालपुर कूना अभ्यारण्य श्योपुर जिला में चलाई जा रही है। देश में एकमात्र संरक्षित क्षेत्र गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ये शेर पाए जाते हैं, जहां से लाकर इन शेरों को पुनर्वास इस अभ्यारण्य में किया जाएगा। ये पालपुर कूनो है। मध्य प्रदेश के किस जिले में गौ अभ्यारण्य बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के आगर मालवा की तहसील सुसनेर ग्राम सालरिया में कामधेनु गौ अभ्यारण्य बनाया गया है। यह देश का एकमात्र गौ अभ्यारण्य है। इसकी कुल भूमि 4572.63 हेक्टेयर में बनाया गया है और इसमें निशक्त बेसहारा गौवंश के आश्रय, भारतीय नस्लों का संरक्षण एवं 36 माह तक अभ्यारण्य में पालन है।
मध्य प्रदेश में कुल कितने उद्यान एवं अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल हैं? तो मध्य प्रदेश में 6 उद्यान एवं 1 अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल हैं, जो इस प्रकार है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला 1974, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी 1992, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया 1993, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद 1999, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी 2008 एकमात्र अभ्यारण्य है, और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य रायसेन 2010। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में 6 उद्यान एवं 1 अभ्यारण्य जो है शामिल हैं। तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान एक अभ्यारण्य है, बाकी सारे 6 उद्यान और 1 अभ्यारण्य शामिल हैं। मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में 6 उद्यान 1 अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल है। इस प्रकार से टोटल 7 हो गए। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 11 उद्यान हैं। मध्य प्रदेश के 11 उद्यान कौन कौन से हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 मंडला सबसे बड़ा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 शिवपुरी में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया 1968, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 भोपाल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 पन्ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद 1981, फौजिल राष्ट्रीय उद्यान 1983 डिंडोरी, संजय राष्ट्रीय उद्यान 1983 सीधी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004 खंडवा, बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2011 धार। मध्य प्रदेश में घनत्व एवं विस्तार की दृष्टि से कुल कितनी वन पेटियां पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में घनत्व एवं विस्तार की दृष्टि से कुल 3 प्रकार की वन पेटियां पाई जाती हैं, जिस प्रकार हैं। विंध्य कैमूर श्रेणी वन पेटी, यह पेटी उत्तर में दमोह सागर के पठार तक फैली है और यहाँ पर विरल वन पाए जाते हैं। मुरैना एवं शिवपुरी पठार की वन पेटी, यह पेटी मुरैना से शिवपुरी तक फैली हुई है और इस पेटी में कटीले वन वृक्ष सर्वाधिक हैं। नर्मदा के दक्षिण में एक चौड़ी पेटी है और यह पेटी प्रदेश में पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा तक फैली है। इसके अंदर सतपुड़ा मैकल श्रेणी के वन बघेलखंड का पठार और पहाड़ी भाग आते हैं। मध्य प्रदेश में वन संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो 33% जो है संरक्षित वन है। संरक्षित वन का आशय उन क्षेत्रों से होता है जहाँ शासकीय प्रबंधन प्रशासकीय देखरेख में होता है, आवागमन की सुविधा रहती है, परंतु इन्हें नष्ट करना दंडनीय अपराध माना जाता है। संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रशासनिक नियम अधिक कठोर नहीं है, पर इसमें पशुचारण की सुविधा दी जाती है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल 1979 सर्पों सांप के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ISO 9001-2008 अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बोरी घाटी अभ्यारण्य किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो बोरी घाटी सागौन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। यह वृक्ष उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है। यहाँ 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। बोरी घाटी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। सागौन की लकड़ी फर्नीचर एवं भवन निर्माण के उपयोग में लाई जाती है। प्रदेश में देश का 41% वृक्ष पाए जाते हैं। करेरा अभ्यारण्य स्थित है। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में सोन चिड़िया को संरक्षण दिया गया है। घाटी गांव ग्वालियर तथा करेरा शिवपुरी में मध्य भारत की विलुप्त सोन चिड़िया का संरक्षण केंद्र है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में है और यह मुख्य वन्यजीव प्राणी है। हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांबर, रीछ, भालू, जंगली कुत्ता, लंगूर इत्यादि। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु जो है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो है वो राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कान्हा किसली पचमढ़ी बांधवगढ़ है। इंदिरा गांधी जो है वो तमिलनाडु में है और ये यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। माधव राष्ट्रीय उद्यान इस राजस्व संभाग के क्षेत्रांतर्गत आता है। तो माधव जो है वो ग्वालियर क्षेत्र में आता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1958 में की गई। राष्ट्रीय उद्यान आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, जो कि ग्वालियर संभाग के क्षेत्रांतर्गत आता है और इस राष्ट्रीय पहाड़ी पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन स्थित है। खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? तो खैर के वृक्ष मध्य प्रदेश के जबलपुर, उमरिया, सागौन, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना आदि जिलों में पाए जाते हैं। इसका मुख्यतः उपयोग कत्था बनाने में होता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी व बानमोर में कत्था बनाने के कारखाने स्थापित हैं। तो इससे क्या बनाया जाता है? कत्था।
मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान से हुआ? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 940 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है और 1955 में यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय वन उद्यान बना और 1974 में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट भी शामिल हुआ। मध्य प्रदेश के में फॉजिल नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो फॉजिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली मंडला जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर। बोरी नामक अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बोरी नामक अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 485.340 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादही अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 1194 वर्ग किलोमीटर है और यह अभ्यारण्य सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश में प्रथम राजकीय वन महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश का प्रथम राजकीय वन महाविद्यालय बालाघाट में स्थापित किया गया। इस महाविद्यालय की स्थापना सन 1989 में की गई एवं सन 1980 में प्रदेश का दूसरा महाविद्यालय बैतूल में आरंभ किया गया। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय रिजर्व उद्यान किस जिले में स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो होशंगाबाद जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस आरक्षित क्षेत्र में गोंडावर्ण को सुरक्षित रखा गया है? तो मध्य प्रदेश के घाटी गांव ग्वालियर करेरा शिवपुरी क्षेत्र में गोंडावर्ण को सुरक्षित रखा गया है। मध्य प्रदेश के सरदारपुर धार तथा सैलाना रतलाम में खारमौर पक्षी का संरक्षण किया गया है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं और यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में सम्मिलित है। इसकी स्थापना 1975 में शिवनी छिंदवाड़ा में की गई। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। उसमें 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक बांस के वन बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को आंवला जिला घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है वो आंवला जिला के उत्पादन के कारण आंवला जिला घोषित किया गया है, जबकि जबलपुर को आम जिला घोषित किया गया है। सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रस्तावित है? तो सिरपुर जो है इंदौर के जिले सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में स्थित रामसर स्थल है। मध्य प्रदेश में रामसर स्थल जो है वो क्या है? भोज वेटलैंड भोपाल जो है इसको रामसर स्थल कहते हैं, भोज वेटलैंड भोपाल को, है ना। मध्य प्रदेश में वर्ष 1990 में भोज वेटलैंड भोपाल को रामसर नामक नाम घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट को नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश के स्थान पर कर्नाटक राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। राज्यों में बाघों की सर्वाधिक संख्या 406 बाघों के कारण इसे जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम पर जाना जाता है? तो वो है कर्नाटक। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है, जो कि मंडला जिले में है, 940 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में नौरादही अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, जो कि सागर जिले में है स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल इंदौर में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन जो है बालाघाट जिले में है। बांस का प्रयोग इनमें से किस कार्य के लिए होता है? तो वो जो है फर्नीचर एवं कागज उद्योग में होता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है रालामंडल, जो कि इंदौर जिले में स्थित है। किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है? तो खैर से निर्मित कत्था का प्रयोग औषधि निर्माण एवं पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्णमृग सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो कृष्णमृग जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? तो अमरकंटक, गोविंदगढ़ एवं लखनादौन में वन विद्यालय है, जबकि धार में वन विद्यालय नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जहाँ पे वन विद्यालय नहीं है। भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो बांस के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र जो है वो पाया जाता है शाजापुर में। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है। यह राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, तो ये 27% है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य 11% क्षेत्रफल पर है। मध्य प्रदेश का गर्व है क्योंकि उसके पास क्या चीज़ है, उसमें भारत का 10% टाइगर रिजर्व है।
मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश वन परियोजना को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। बगदरा मध्य अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो बगदरा के अभयारण्य की स्थापना 1978 में हुई और यह अभयारण्य सीधी जिले में स्थित है। खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभयारण्य है। खजुराहो के निकट जो वन्य जीव अभयारण्य है उसको पनपटा बोलते हैं। कौन सा? खजुराहो के निकट पनपटा राष्ट्रीय उद्यान है। काला हिरण कहाँ का विशेषता है? तो ये है अपने सतपुड़ा अभयारण्य का। सतपुड़ा में पाए जाने वाला इंडियन बाइसन को किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन बाइसन को गौर नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए गौर। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया वह है राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान। 1983 में जिस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, 1983 में किया गया और यह राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है। डॉल्फिन अभ्यारण्य के नदियों में पाई जाती है। तो डॉल्फिन चंबल अभ्यारण्य के नदियों में पाई जाती हैं। सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। ये पेड़ होते हैं। सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। ये पेड़ पर्णपाती होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। घड़ियाल का प्रजनन स्थल है। घड़ियाल का प्रजनन स्थल है सोन अभ्यारण्य। सोन अभ्यारण्य जो है सोन और केन जो है वो घड़ियाल के प्रजनन स्थल अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अफीम उत्पादन के लिए जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन देखते हैं। मंदसौर जिला अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गांधी सागर बांध तथा अभ्यारण्य दोनों मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध और तथा गांधी सागर अभ्यारण्य दोनों मंदसौर जिले में हैं। कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां किस नदी में पाई जाती हैं? तो कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां सोन नदी में पाई जाती हैं। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य एवं सीधी शहडोल में स्थित है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो है खालिस्तान में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। तो 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। ये राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा भारतीय हिरण है। तो सबसे बड़ा भारतीय हिरण सांभर है। फेन अभ्यारण्य जो है मंडला में है और इसका क्षेत्रफल 110 किलोमीटर है। सीधी के दो अभ्यारण्य संजय डुबरी और बगदरा जो हैं सीधी के अभ्यारण्य हैं, संजय डुबरी और बगदरा। केन घड़ियाल अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है। तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 45 स्क्वायर किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के राज्य में बेहतरीन सागौन का जंगल खालिस्तान में पाया जाता है। तो सागौन के जंगल जो हैं रातापानी बाघ अभ्यारण्य में पाया जाता है और रायसेन जिले में स्थित है। निम्न में से कान्हा किसके लिए जाना जाता है? तो कान्हा किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह मंडला जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 940 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें हॉलो और बंजर घाटियां हैं। शिवपुरी जिले में कौन सा अभ्यारण्य महान भारतीय सारंग शिवपुरी जिले में कौन सा अभ्यारण्य महान भारतीय सारंग सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है? तो शिवपुरी जिले में करेरा पक्षी अभ्यारण्य महान भारतीय सारंग सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। तो शिवपुरी जिले में करेरा पक्षी अभ्यारण्य जो है करेरा पक्षी अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में है। यह सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। और रातापानी बाघ अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल एकमात्र अभ्यारण्य है। यह रायसेन जिले में स्थित है। माधव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो माधव अभ्यारण्य जो है वो शिवपुरी में स्थित है और इस उद्यान से NH3 निकलता है और प्रसिद्ध जॉर्ज कैसल नामक भवन स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान। ग्वालियर के महाराजा के मूल शूटिंग रिजर्व को अब किस नाम से बुलाया जाता है? तो ग्वालियर के महाराजा के मूल शूटिंग रिजर्व को अब महादेव अभ्यारण्य के नाम से बुलाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण के लिए लगी हुई है तो वो क्या है? आपका पन्ना रिजर्व।
मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय पन्ना रिजर्व बाघ के संरक्षण में लगी हुई है। एक जानवर जो कि मध्य प्रदेश के सभी अभयारण्य और रिजर्व में पाया जाता है, जिसे बाघों का डर नहीं है। गौर एक ऐसा जानवर है जो कि मध्य प्रदेश के सभी अभयारण्यों और रिजर्वों में पाया जाता है, जिसे बाघों का डर नहीं है। आप करेरा अभयारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो करेरा अभयारण्य शिवपुरी जिले में स्थित है, अतः सबसे नज़दीक हवाई अड्डा ग्वालियर होगा। करेरा अभयारण्य सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी, डोंगी, नाव, जीप और चलने की सफारी को प्रदान करता है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद हाथी, डोंगी, नाव और जीप चलाने की सफारी प्रदान करता है। एक अभ्यारण्य जो कि भिंड में है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना और भिंड जिले में स्थित है, ऑप्शन सी। जिला डिंडोरी खालिस्तान का हिस्सा है, तो जिला कान्हा के राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मंडला तथा डिंडोरी दोनों जिलों में है। तो जिला डिंडोरी किसका हिस्सा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, क्योंकि क्या है कि मंडला और डिंडोरी दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं, और इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकट विशेषताएं हैं? तो मध्य प्रदेश में साल और सागौन के पेड़ हैं, इनमें अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इनकी विशेषताएं बड़े पत्ते, व्यापक पत्ते होना है। नौरादेही अभ्यारण्य इन जिलों को में शामिल किया गया है। तो सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन जो है केवल सागर, तो नौरादेही अभ्यारण्य सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन जिलों में शामिल किया गया। जीव के संदर्भ में संक्षिप्त सीजेड किसको संदर्भित करता है? तो जीव के संदर्भ में CZA का अर्थ चीफ जू अथॉरिटी, मुख्य चिड़ियाघर प्राधिकरण है। वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल होता है। वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का बनना, शिकार की रोकथाम और जानवरों की जनगणना, गिनती है और संसाधनों को बढ़ावा देना, उपयोग करना आदि शामिल है। चार सींग मृग जो दुनिया में केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है पाया जाता है। चौसिंगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। एक अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है लेकिन राजस्थान से सटा है, वह कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधी सागर अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? मंदसौर में है, और ये राजस्थान से सटा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि बगदरा अभ्यारण्य में मिश्रित वन है। मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो तल और वनस्पति है। वन जीव अभ्यारण्य अधिनियम इस साल से प्रभाव में आया, तो वो आया 1972 से। नदी जो कि देवास में है और खियोनी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो वो बाणगंगा नदी देवास में है, जो कि खियोनी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। जीवाश्म पार्क के जीवाश्म इतने साल पुराने होते हैं, या जीवाश्म पार्क में जीवाश्म सिंगरौली से होकर गुजरता है। पार्क के जीवाश्म पार्क के जीवाश्म सिंगरौली से होकर गुजरता है, 40 से 150 मिलियन वर्ष पुराने होने चाहिए। ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों का नाम बताइए जिसमें अत्यधिक आकर्षण बमनी दादर जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो आकर्षण बमनी दादर जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। रीवा के महाराजा का खेल रिजर्व अब तब्दील कर दिया गया है, उसको बोलते हैं बांधवगढ़ अभ्यारण्य में तब्दील कर दिया है। महाराजा का खेल रिजर्व को अब बांधवगढ़ अभ्यारण्य में तब्दील कर दिया गया है। भारत में सबसे पुराने जंगल पाया जाता था, तो वो है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे पुराने जंगल पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अचान कमार एक अभ्यारण्य है और ये स्थित है अनूपपुर जिले में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अचान कमार का अनूपपुर अभ्यारण्य। जिससे कई चट्टानें आश्रय हैं, तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में कई चट्टान आश्रय हैं। नौरादेही अभ्यारण्य एक ऐसा अभ्यारण्य जो कि सागर जिले में स्थित है, और ये प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। एक अभ्यारण्य जो कि मुरैना में स्थित है, उसको बोलेंगे अपन कूनो अभ्यारण्य, जो कि मुरैना श्योपुर में स्थित है। सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक है, वो है सूखा पड़ना, यानी कि वाटर लॉगिंग। करेरा अभ्यारण्य इस साल स्थापित किया गया, तो करेरा अभ्यारण्य जो है वो स्थापित किया गया 1981 में। पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क कौन सा है? तो वो है होशंगाबाद में स्थित पार्क है। पक्षी देखने का सबसे अच्छा पार्क सतपुड़ा है। ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है? तो वो है भोपाल जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है।
नौरादही सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है और यह सागर जिले में स्थित है और 1194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहला मध्य प्रदेश का वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पर स्थित किया है, तो वो है वन्य जीव पहला जागरूकता केंद्र रालामंडल इंदौर मध्य मध्य प्रदेश में घड़ियाल का अभ्यारण्य किस नदी में नहीं है, तो मध्य प्रदेश के जो है बेतवा नदी में जो है वन्यजीव अभ्यारण्य घड़ियालों का नहीं है, जबकि चंबल सोनकेन नदी जो है उसके लिए है। हाल ही में व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ शुरू की गई, तो 2016 से व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में शुरू की गई। सॉरी, मध्य प्रदेश में राज्य की नवीन वन नीति को लागू किया गया 4 अप्रैल 2005 से। निम्न से 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का अंश कितना है, तो 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का अंश 1.97% रहा और इस अंश द्वारा 1081.32 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत है, तो 2015 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया बालाघाट में नाम दर्ज है और इसमें 53.85% वन आरक्षित क्षेत्र है। शासन का कठोर नियंत्रण निम्न में से किस प्रकार के वनों पर रहता है, तो शासन का नियंत्रण आरक्षित वनों पर विशेष रूप से रहता है तथा इन नियमों में इनके नियम कठोर होते हैं और लकड़ी की कटाई पशुचारण पर प्रतिबंध होता है, तो वो होते हैं आरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्रों में क्या होता है, नियम कठोर होते हैं परंतु वहां पर आना जाना और पशुचारण हो सकता है। किस निम्न में से कीट लगने पर वृक्ष की बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे, तो जो है उसमें साल के वृक्ष हैं जिसमें कीट लगने से बहुत बड़ी संख्या में पेड़ जो हैं काटे गए थे। साल के वृक्षों को कीट लगने के कारण राज्य सरकार ने 10 लाख साल के वृक्षों को काटने के आदेश दिए थे और ये साल वृक्ष बोरर नामक कीट से पीड़ित थे। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, तो वो है आपका देहरादून स्थित है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है। संचालन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। निम्न में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत का राष्ट्रीयकरण किया गया, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसमें 100% वनों का राष्ट्रीयकरण करने में सफलता हासिल की। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, तो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 77,414 वर्ग किलोमीटर वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और ये 25.21% है। विकल्प के अनुसार यही सही होगा, 25.21, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत बंजर भूमि है, तो 21.75% जो है वही बंजर भूमि है। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र मध्य प्रदेश का है वो कौन सा है, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र वही पचमढ़ी है जो कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत सागौन के वन पाए जाते हैं, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 17.8% वन जो है वो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में बेहतरीन सागौन का जंगल में खालिस्तान में पाया जाता है, तो सागौन के जंगल रातापानी बाघ अभ्यारण्य स्थित है और अभ्यारण्य सागौन वनों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस जिले में विश्व की पहली टाइगर सफारी स्थापित की गई, तो सतना जिले में 3 अप्रैल 2016 को विश्व की पहली टाइगर सफारी स्थापित की गई। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो ये जो है वो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में मंडला में जिले में स्थित है और ये उद्यान ब्रेडरी जनजाति के बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के किस जिले में काले हिरण के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा काले हिरण की सुरक्षा हेतु प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया जो शाजापुर में स्थित है और यहाँ पर लगभग 1100 हिरण हैं। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई, तो ये जो है अमेरिका का नेशनल पार्क सर्विस की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है, कान्हा-किसली नेशनल पार्क में की गई। वही कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना में स्थित गंगऊ अभ्यारण्य को जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का जो है वो क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है। प्रश्नानुसार तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ही सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, परंतु कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा है और इसका क्षेत्रफल जो है 940 वर्ग किलोमीटर है।
किस राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम डुबरी है? तो वो संजय गांधी जो है उद्यान, उसका डुबरी नाम पुराना है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस जिले में की गई? तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है धार जिले में वर्षों पुराने डायनासोर में के खोजे गए अंडे संरक्षित किए गए और ये डायनासोर आज के समय में विलुप्त हो चुके हैं। संरक्षित क्षेत्र डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये धार जिले में है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कठीवाड़ा में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी। ये कठीवाड़ा किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा कठीवाड़ा विकासखंड। 90 किलोमीटर राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया गया। ये अलीराजपुर जिले में स्थित है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होगी। पहाड़ी की तलहटी से बहता झरना पर्यटकों को आकर्षित करेगा और ये अलीराजपुर के कठीवाड़ा विकासखंड 90 किलोमीटर में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का किस राष्ट्रीय उद्यान को आईएसओ से स्थापित किया गया? तो वो है वन विहार। गिर के शेरों को रखने के लिए किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो वो है मालनपुर कूनो। मालनपुर। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान भोपाल में है। जीवाश्मी अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है जो वो कौन सा है? घुंघुआ। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शाहपुरा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। घुघुआ जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। घुघुआ में अब तक 18 पादप कुलों के 31 परिवारों के पौधों में के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं। चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? तो यह है गांधी सागर अभ्यारण्य को वर्ष 1974 में अधिसूचित किया गया। यह अभ्यारण्य 368 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य के अंदर चतुर्भुज नाथ का एक प्राचीन मंदिर है। सोन इस साल एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया। सोन अभ्यारण्य 1981 में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया। यह अभ्यारण्य 33.04 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और यहाँ पर घड़ियालों का संरक्षण किया गया है। एक दिन में सर्वाधिक कितने नए पौधे लगाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश राज्य ने बनाया है? तो मध्य प्रदेश ने एक दिन में 6 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये पौधे नर्मदा नदी के किनारे पर लगाए गए हैं और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 24 जिलों ने भाग लिया है। नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे? तो नर्मदा सेवा यात्रा के तहत 16 जिलों में पेड़ लगाए गए। यह यात्रा 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक चली। किस जिले में खाद्य पौधों के अनुसंधान मंच की स्थापना की गई? तो जो है सीहोर में। किस जिले के पौधों के अनुसंधान मंच की स्थापना खाद्य पौधों की? तो सीहोर जिले में खाद्य पौधे के अनुसंधान मंच की स्थापना की गई। निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा जिला घनी वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? तो सीधी जिला घनी वन आवरण वाले जिलों में आता है। सीधी में कोरंडम खनिज का उत्पादन होता है, जहाँ सोन, बगदरा तथा संजय राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है? तो साल के बीज व तेंदुपत्ता दोनों ही मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में उत्पादित किए जाते हैं और दोनों ही मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्थाओं के अच्छे आधार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाला उपज है? तो साल मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पाए जाने वाला वृक्ष है जो मध्य प्रदेश सरकार के व्यापारिक एकाधिकार वाला उपज है तथा इसमें मध्य प्रदेश सरकार की अच्छी आमदनी होती है। देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो खेओनी अभ्यारण्य है। वन विहार भोपाल को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो वन विहार भोपाल का राष्ट्रीय उद्यान शहर के केंद्र में स्थित है और यह 4.43 किलोमीटर क्षेत्र फैला है। 1983 में यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तवा बांध और मधाई आरक्षित वन कहाँ स्थित हैं? तो तवा बांध और मधाई आरक्षित वन का उद्गम होशंगाबाद के में स्थित है। तवा बांध तवा नदी पर स्थित है। तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की काली पीती पहाड़ियों से हुआ है। तो आज हमारे जो 230 क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं और जो हमारा 6वां चैप्टर था ये वनों और आरक्षित क्षेत्रों और अभ्यारण्यों पर था और ये हमारा आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो मध्य प्रदेश की नदियाँ रहेंगी। तो हम जल्द ही नए वीडियो को लेकर आएंगे। तब तक आप सभी से लेते हैं इजाज़त। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
ताकि हम और भी लोगों तक पहुंच सकें। साथ में ये जो फ्री टेस्ट हैं इनको हम आगे बढ़ाते चलेंगे और भी अच्छे वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, इसलिए आप हमारा सपोर्ट करिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।